सोरस का नाम उस लीक्ड टूलकिट में भी था जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट कर दिया था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, जो कि जॉर्ज सोरस ओन करता है, उसको 2016 में इंडिया में वॉच लिस्ट में डाल दिया गया था। वॉच लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही थी, क्योंकि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से बहुत सारे पैसे इंडिया में आ रहे थे, वो भी गैर कानूनी तरीके से। जॉर्ज सोरस के इस ऑर्गेनाइजेशन को वॉच लिस्ट में इसलिए डाला गया था क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के बाहर से जब भी कोई पैसा आता है, कोई इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको सबसे पहले होम मिनिस्ट्री अफेयर्स से क्लियरेंस लेना पड़ता है। वहां पे उसको सब कुछ बताना होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, ताकि हमारे देश के अंदर कोई भी गलत चीजें ना हो सके, उन पैसों का दुरुपयोग ना हो सके, वो पैसे किसी गलत हाथ में ना पहुंच जाए। कोई भी एनजीओ जिसको इंडिया के बाहर से पैसे आ रहे हैं, उन सबको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना होता है। और जॉर्ज सोरस का ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था, उसका रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं था। जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान जॉर्ज सोरस, जो कि ओनर है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था। किस बारे में आपको मालूम है? जॉर्ज सोरस का कहना था कि कश्मीर से जो 370 हटाया गया है, उसके कारण कश्मीर में बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है, वहां के जितने भी मुसलमान हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही जो कि पूरे तरीके से एंटी मोदी था। मतलब अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो वो 370 के हटाने से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर में जो वायलेंस चल रहा है वो बना रहे। और इसी के कुछ दिनों के बाद ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को जो वॉच लिस्ट में डाला गया था 2016 में, उसके लिए वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट में मूव करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जॉर्ज सोरस का आखिर एजेंडा क्या है? जॉर्ज सोरस हमेशा से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, हमेशा से वो एंटी हिंदू है, हमेशा से वो नेशनलिस्ट स्टेट के खिलाफ बोलता आ रहा है। सिटीजनशिप एक्ट को यूज करके जॉर्ज सोरस हमेशा से मुस्लिमों को डराता आ रहा है। जॉर्ज सोरस टुकड़े टुकड़े गैंग को भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोग देशद्रोही नारे लगाते, जो जेएनयू में ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको जॉर्ज सोरस सपोर्ट करता है, उनको बैकअप प्रोवाइड करता है। चलिए मैं आपको जॉर्ज सोरस के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि जॉर्ज सोरस आखिर है कौन और उसने हिस्ट्री में ऐसे कौन से कांड ऑलरेडी किए हुए हैं। 2016 में जॉर्ज सोरस ने आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को उसके गद्दी से हटाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाया था। 2018 में टर्किश प्रेसिडेंट रिकेप ने यह पब्लिकली अनाउंस किया था कि जॉर्ज सोरस वह इंसान है जो बहुत सारे लोगों को हायर करता है ताकि किसी भी कंट्री को डिवाइड करके उनको तोड़ दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलिगेशन लगाया था कि जॉर्ज सोरस ही वह इंसान है जिसने शायद उन लोगों को पैसे दिए हैं जो लोग यूएस के बॉर्डर पे अशांति मचा रहे हैं। इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जॉर्ज सोरस उनके कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स को जबरदस्ती घुसाना चाहता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस स्लेव्स को बहुत पसंद करता है। यूके के ब्रेक्सिट पार्टी के एक लीडर ने भी ये कहा था कि जॉर्ज सोरस वह इंसान है जो यूके में बहुत सारे लोगों को एंट्री दिलाना चाहता है और यूरोप में अशांति फैलाना चाहता है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जॉर्ज सोरस बहुत सारे माइग्रेंट्स को लाके हंगरी को बर्बाद करना चाहता है। और यहां तक कि हंगरी के गवर्नमेंट ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था ताकि लोगों को इस बात की खबर लगे कि जॉर्ज सोरस को कैसे भी करके कंट्री में नहीं घुसने देना है और वो किसी भी तरीके से हमारे इलेक्शंस को मैनिपुलेट ना कर सके। एक्चुअली में जॉर्ज सोरस अपने आप को भगवान समझता है और जॉर्ज सोरस का जो फंडिंग है टोटल 120 कंट्रीज में है, जिसमें उसने $32 मिलियन इन्वेस्ट किया है। अब आप सोच सकते हो इतनी बड़ी रकम को इन्वेस्ट करके वो कैसे पूरे दुनिया में अपने एनजीओ के जरिए उनको कंट्रोल कर रहा है। चलिए मैं आपको अब जॉर्ज सोरस के क्राइम्स और उसके प्रूफ के बारे में बताता हूँ, कौन से क्राइम उसने कमिट किए हैं। सोरस इंटरनेशनल के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको डीसी लीक्स ने लीक कर दिया था और उस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस थे जो कि जॉर्ज सोरस के ऑर्गेनाइजेशंस के डार्क सीक्रेट्स को बताता है। जॉर्ज सोरस रशिया के ऊपर अटैक करके व्लादिमीर पुतिन को उसके गद्दी से हटाना चाहता था और अपने एनजीओज को यूज करके वो पूरे कंट्री के इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता था। उस डॉक्यूमेंट में उन सारे एनजीओज के लिस्ट थे जिसको यूज करके जॉर्ज सोरस यूरोप के मेंबर स्टेट्स के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करता था और भी बहुत सारे काम करता था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में फंडिंग प्रोवाइड की है जो कि इजराइल में बीडीएस को प्रमोट करते हैं। बीडीएस का मतलब है बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस। बाइकॉट का मतलब तो आप जानते ही हो, किसी भी चीज को बाइकॉट करना ताकि उन सामानों को कोई खरीदे ना, उन सामानों को कोई यूज ना करे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर किसी
बिलियनियर का या किसी मिलियनियर का कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको वो वापस ले ले, जिसके कारण वो कंपनी पूरी तरीके से डूब जाए और उस कंट्री का इकोनॉमी पूरा खराब हो जाए। और सैंक्शंस का मतलब होता है कि लिमिटेशंस लगाना। जैसे अगर कोई ट्रेड किया जा रहा है और उसमें अगर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो वहां पे कोई लिमिटेशंस आ जाते हैं, जिसके कारण उन सारे ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इकोनॉमी डाउन जाती है। तो बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस को यूज करके पैलेस्टीन और इजराइल की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंडिंग करता है। और जॉर्ज सोरस खुद एक एंटी इजरायली है और इजराइल कितना अच्छा फ्रेंड है इंडिया का, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज सोरस ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया। ब्लैक लाइव्स मैटर वाला आपको तो किस्सा याद ही होगा। ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मूवमेंट में किस तरीके से पुलिस की इमेज को खराब किया गया था, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। पुलिस की इमेज को इस तरीके से खराब किया गया था, उनको इतना ज्यादा रेसिस्ट दिखाया गया था कि पुलिस के पास बैक ऑफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इस सिचुएशन को आप पैरेलली इस चीज से रिलेट कर सकते हो जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ था, जो JNU में हुआ था। किस तरीके से पुलिस की इमेज को खराब किया गया था ताकि सभी लोग पुलिस की इमेज के ऊपर उंगली उठाएं, पुलिस के ऊपर कोई भी विश्वास ना करे, सबको ये लगे कि पुलिस तो बिकाऊ है। रिहाना ने भी ब्लैक लाइव्स मैटर में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, खूब अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया था। तो क्या आप यहां से कनेक्ट कर पा रहे हो कि रिहाना ने क्यों ट्वीट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान और कैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर के मूवमेंट को लीड करना चाहती थी? और ब्लैक लाइफ मैटर्स को सपोर्ट कौन कर रहा था, फंडिंग कौन दे रहा था, इसमें प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा था? जॉर्ज सोरस। और जॉर्ज सोरस ने ही फंडिंग दी थी। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि रिहाना ने क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट में ट्वीट किया, जबकि उसे फार्मर्स से कोई लेना देना नहीं है। सोरस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है जिससे वो कंट्रीज को कंट्रोल करता है, वो डायरेक्ट कहीं पे भी लिंक्ड नहीं होता है, जिससे कि उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता है। सोरस ने इंडिया में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। वो चैरिटी और डोनेशन करके लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोगों को कंट्रोल करता है। जॉर्ज सोरस ने 100 मिलियन से भी ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट कार्लाइल को यूज करके किया गया है। कार्लाइल ने इंडिया में बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि फार्मा कंपनीज भी है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी है, सप्लाई चेन कंपनीज भी है, और यही बैकबोन बनता है उसके फंडिंग के जरिए का, और इसी को यूज करके वो आसानी से इंडिया में फंड्स प्रोवाइड करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जॉर्ज सोरस आखिर इंडिया में जो राइट्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, उससे कैसे रिलेटेड होता है? चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, इन सब में हर्ष मंदर का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एक मिनट, ये हर्ष मंदर है कौन? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हर्ष मंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के ह्यूमन एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन है। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को ओन कौन करता है? जॉर्ज सोरस। हर्ष मंदर का इंडिया में एक NGO भी है जिसका नाम है कारवाए मोहब्बत। और अगर आप इंटरनेट पे कारवाए मोहब्बत का दिल्ली के दंगों में, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, CAA प्रोटेस्ट में, तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और यही नहीं, हर्ष मंदर के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें कि जॉन दयाल, उषा रामनाथन और उमर खालिद भी आते हैं। उमर खालिद वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग से आता है, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे स्लोगन्स को रेज करवाया था, जिसके ऊपर अभी भी देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। तो उमर खालिद के बारे में तो आप जान गए, लेकिन उषा रामनाथन और जॉन दयाल कौन है? आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जॉन दयाल एक स्क्रोल का ऑथर है और जॉन दयाल हमेशा से एंटी हिंदू पोस्ट लिखते आ रहा है। और जॉन दयाल ही रोहिंग्या मुसलमानों को CAA प्रोटेस्ट के टाइम पे बैकर प्रोवाइड कर रहा था, उनके लिए वो वहां पे बैटिंग कर रहा था। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जॉन दयाल फ्रंट फुट पे उनके लिए खेल रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। अब थोड़ा जान लेते हैं कि उषा रामनाथन कौन है। उषा रामनाथन एक शुरुआत से ही एंटी मोदी रह चुकी है, एंटी BJP वो रह चुकी है। BJP जितने भी लॉज लाते हैं, जितने भी एक्ट्स लाते हैं, उन सबको वो हमेशा से क्रिटिसाइज करते आ रही है। और कोइंसिडेंटली वो भी JNU से बिलोंग करती है। लेकिन ये सभी कांग्रेस से कैसे बिलोंग करते हैं? इन सभी का क्या कांग्रेस से कोई लेना देना है? हर्ष मंदर सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर था और UPA के गवर्नमेंट के टाइम पे उसने सोनिया गांधी के सुपर कैबिनेट के तौर पे भी काम किया है। और यह जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसका मेंबर था हर्ष मंदर, इन लोगों ने ही 2005 में और फिर से 2011 में एंटी हिंदू बिल लाने का ट्राई किया था, एंटी हिंदू बिल पास करने का ट्राई किया था। इस बिल में क्या क्या था, अगर आप ये जान जाओगे तो आपका खून खौल जाएगा। इस बिल के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को यूज करके हम लोग पूरे देश में हो रहे दंगे को रोक सकते हैं।
अगर कोई भी माइनॉरिटी, हमारे जो पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग हैं, अगर वो ये कह देते हैं कि आपने उनको डिस्क्रिमिनेट करने का ट्राई किया है, तो पुलिस आपसे बिना पूछे, बिना आपकी हियरिंग किए आपको जेल में डाल सकती है। और आपको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पे जो जज होगा वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता होगा। अगर आप एक रूम ओनर हो और अगर आपके बिल्डिंग में कोई रूम खाली है और वहां पे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है और आपका वह रूम लेने के लिए वो बात करता है, तो आपको वह रूम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, वह एक मुस्लिम है और आप उनको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हो। पूरे देश के किसी भी पार्ट में अगर कहीं पे भी दंगा होता है, चाहे वहां पे माइनॉरिटीज मेजॉरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में हो, उनकी गलती हो या उनकी गलती ना हो, जब दंगा होगा तो वहां के जो हिंदू कम्युनिटी के एडल्ट लोग हैं उनके ऊपर ही केस बनेगा। गलती चाहे माइनॉरिटीज की हो, लेकिन केस बनेगा हिंदू एडल्ट्स के ऊपर। और इस सिचुएशन में भी जो जज होगा वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू हैं, इसीलिए उनके बेटी और उनके औरतों के साथ अगर बलात्कार होता है तो उनको रेप नहीं माना जाएगा। और अगर गलती से उस लड़की ने, उस हिंदू लड़की ने, उस हिंदू औरत ने अगर ये केस दायर कर दिया कि उसके साथ रेप किया गया है, तो उनके खिलाफ और अलग से केस दायर किया जाएगा कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैला रहे थे। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, अगर हिंदू कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उनको वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी से एनओसी लेना होगा कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हम यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ से रैली निकाल सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी आप वहां से कोई रैली निकाल सकते हो, कोई रिलीजियस प्रोग्राम कर सकते हो, वरना आपके पास कोई हक नहीं है। और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा और वहां पे जो जज होंगे वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के होंगे। अब फिर से आते हैं हर्ष मंदर के ऊपर। हर्ष मंदर ने तो प्रणब मुखर्जी को अप्रोच करके ये भी कहा था कि अफजल गुरु को माफी दे दी जाए और अजमल कसाब को भी माफ कर दिया जाए, उसके ऊपर थोड़ा रहम दिखाया जाए। अफजल गुरु वही है, अफजल गुरु वही था जो कि पार्लियामेंट के हमलों में शामिल था, जिसने पार्लियामेंट में हमले करवाए थे। क्या आपको मालूम है कि हर्ष मंदर का कनेक्शन और कहां है? हर्ष मंदर का कनेक्शन एपीआई से भी है, और यह जो एपीआई है इसका इन्वॉल्वमेंट इटली के फॉरेन मिनिस्ट्री से है। और इटली के कौन से ऐसे परिवार हमारे इंडिया में है, यह आपको मालूम होगा। अब हर्ष मंदर का इन्वॉल्वमेंट आपको इटालियन फैमिली से भी दिख गया, इटालियन फॉरेन मिनिस्ट्री से भी दिख गया, लेकिन हर्ष मंदर को यूज करके जॉर्ज सोरस आखिर इंडिया में कर क्या रहा है? कैसे इंडिया में अशांति फैला रहा है? कैसे इंडिया की इकोनॉमी को डुबा रहा है? कैसे इंडिया को खत्म करना चाह रहा है? जॉर्ज सोरस का एम क्या था? किसी भी कंट्री को डिवाइड करना, वहां पे किसी भी बिजनेसमैन को बड़ा नहीं होने देना और वहां के इकोनॉमी को डाउन करना। इसलिए जॉर्ज सोरस ये नहीं चाहता है कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो और इंडिया कभी भी पावर में आए। और इसीलिए उन्होंने जो इजराइल में काम किया था, BDS, बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस, वही उन्होंने इंडिया में लागू करना भी स्टार्ट कर दिया। और यही हमें फॉरवर्ड करता है फार्मर्स प्रोटेस्ट के तरफ। अब आपको ये याद ही होगा कि ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट था, जिसको उसने गलती से ट्वीट कर दिया था, उसमें कैसे अंबानी और अडानी को टारगेट करने के लिए बताया गया था। और वो लोग BDS मेथड को यूज करके यही करना चाहते थे, बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस को यूज करके। पहला वो लोग ये चाहते थे कि अंबानी और अडानी का डाउनफॉल हो, और दूसरा इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े और इंडियन इकोनॉमी नीचे जाए, जो कि ऑलरेडी आपको होता हुआ दिख रहा होगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण हर दिन कितने पैसों का नुकसान हो रहा है, यह आपको मालूम है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे अंबानी और अडानी के खिलाफ क्यों नारे लगाए जा रहे थे, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा था। वह चीज टूल किट में भी मेंशन था और वही चीज फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी हो रहा था। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट इतना लंबा क्यों चल रहा था और कोई भी सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा था, और यह वर्ल्ड वाइड क्यों कवर किया जा रहा था। क्योंकि इसमें जो फंडिंग आ रही थी वो सोरस के तरफ से आ रहा था और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे रिहाना, और रिहाना को फंडिंग कहां से आ रहा था? सोरस से। अब इसके बाद हमारी नजर एक और पॉइंट की तरफ पड़ती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे एंटी नेशनल लोग, जिनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज है, नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस लगाए गए थे, जो जेल में सड़ रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए उनके फोटोज दिखाए जा रहे थे, उनके पोस्टर्स, उनके बैनर्स शो किए जा रहे थे, जिसमें उमर खालिद जैसे लोग भी शामिल थे, जो कि CAA प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे थे और दिल्ली के दंगों में जिनका हाथ था। और हर्ष मंदर के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे वह सोरस से रिलेटेड है। अब यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि जॉर्ज सोरस ये चाहता था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को यूज करके किसी भी तरीके से वो जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और फिर से शाहीन बाग और दिल्ली दंगों जैसे कारनामे को दोहराया जाए। अब आपने ये तो देखा ही होगा कि खालिस्तान का मूवमेंट कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे सामने आया था,
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉर्ज सोरस का यही एजेंडा होता है कि किसी भी तरीके से देश को डिवाइड कर दिया जाए, और वो यहाँ पे यही कर रहा था। फंडिंग प्रोवाइड करके किसी भी तरीके से खालिस्तान का एंगल उसने फार्मर्स प्रोटेस्ट में ला दिया, ताकि सिख और हिंदूज के बीच में झगड़े हो और वहां पे धर्म के नाम पे फाइट हो और लोग एक दूसरे से लड़के खुद से डिवाइड हो जाए। अब आप पूरा नेक्सस समझ गए होंगे कि कैसे यह चीज कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे यह आकर खत्म होता है। हर्षमंदर का काम होता है एक इकोसिस्टम बनाना, ताकि वहां पे दंगे हो, ताकि वहां पे प्रोटेस्ट हो। हर्षमंदर कुछ और भी उगल सकता था, लेकिन राजदीप सरदेसाई और योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया, जिसके कारण हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। जॉर्ज सोरस और कांग्रेस पार्टी का क्या लिंक है? जॉर्ज सोरस अपने एनजीओ को यूज करके कांग्रेस पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है। शिवशंकर मेनन, जो कि यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, वह जॉर्ज सोरस और एक एनजीओ के साथ बोर्ड में बैठते हैं। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि शशि थरूर का नाम टूलकिट में क्यों था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शशि थरूर जॉर्ज सोरस का एक बहुत पुराना दोस्त है। शशि थरूर के ट्वीट्स में भी आप देख सकते हो कि शशि थरूर ये कहता है कि जॉर्ज सोरस सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि वह मेरा एक पुराना मित्र भी है, और साथ ही साथ वह दुनिया के सारे लोगों के बारे में सोचता भी है। जी हाँ, बिल्कुल सोचता है। किस तरीके से सोचता है वो हम सब जानते हैं।